दोस्तों नमस्कार। आज हमारा सीआरपीसी 1973 का प्री से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे हमारे बैरेक्ट के, आज हम 1 to 100 कवर करने वाले हैं आपके फर्स्ट पार्ट में। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी स्पेशल में और ऑलमोस्ट कवर करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि छोड़ छोड़ के कुछ मैं पढ़ाऊंगा, है ना। लगभग पूरी चीज़ें हम लेके चलेंगे इस वाले सेशन में, है ना। तो अब हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं कि भैया हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, आपका जो ईयर है वो तो 1973 है। आपका जो एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर कितना है आपका 2 है। आपका एनफोर्समेंट डेट अगर मैं बोलूं कितना है आपका 1 अप्रैल 1974 है। इनेक्टमेंट डेट अगर मैं बोलूं कितनी है आपकी 25 जनवरी 1974 है। ठीक है, इसका इफेक्ट कैसा देखने मिलता है आपका, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखने मिलता है। अच्छा, इसमें अमेंड कौन कर सकता है, इसमें अमेंड आपका पार्लियामेंट भी कर सकता है, आपका लेजिस्लेशन भी कर सकता है। और लिस्ट कौन सी लिस्ट का मैटर है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। किसका, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है आपका। ठीक है, इसके बाद अगर इससे क्वेश्चन बनने वाला है तो इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, चैप्टर टोटल हैं 37। सेक्शन कितने हैं, सेक्शन आपके 484 सेक्शन है। अब ये 1973 की है सीआरपीसी, मतलब इसके पहले कोई सीआरपीसी थी, हाँ 1898 की सीआरपीसी थी जो कि रिपील्ड कर दी गई है। क्या कर दी गई है, रिपील्ड कर दी गई। वो कौन सा सेक्शन था, वो सेक्शन आपका 484 था। क्लियर, ये पूरा आपका इंट्रो पार्ट है ना। जैसे कि 2018 में भी एक अमेंड हुआ है। अभी टोटल अमेंड अगर मैं बोलूं कि 1973 तक कितने टोटल अमेंड हो चुके, तो 87 अमेंडमेंट आपके हो चुके हैं, है ना। 2018 में भी एक अमेंड आया है जो कि एक्ट नंबर उसका 22 है, और इन्फोर्समेंट डेट उसकी अगर पूछी जाए तो 11 अगस्त लिख देना आप लोग, है ना। और 2013 में भी एक अमेंड है जो कि एक्ट नंबर उसका 13 है, और इन्फोर्समेंट अगर डेट पूछी जाए तो आपका क्या है 1 फरवरी उसकी 2013 इन्फोर्समेंट डेट बनने वाली है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आप देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या है ये इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब चैप्टर फर्स्ट टोटल चैप्टर तो आपके 37 है। चैप्टर फर्स्ट आपका क्या बात करता है देखिए, है ना। रैपिड फायर है तो रैपिड थोड़ा सा जल्दी चलेगा, आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन पहला में आपका शॉर्ट टाइटल देखने मिलेगा, आपका एक्सटेंट देखने मिलेगा, आपका कमिटमेंट देखने मिलेगा। तो कमिटमेंट आपका 1 अप्रैल मैंने बताई दिया है, ये आपको याद हो गया होगा। शॉर्ट टाइटल आपका CRPC 1973 लिखा है। एक्सटेंड आपका क्या है, होल ऑफ इंडिया में है। इसके बारे में कुछ और एक्सेप्शन है, जी हाँ एक्सेप्शन है कि ये नागालैंड पे और किस पे, आपके ट्राइबल एरिया पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इन पे सीआरपीसी के कुछ चैप्टर हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे, 8, 10 और 11 क्या होंगे, इस पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया है इसकी जो परिभाषा आपको मिलेगी वो मिलेगी आपके शेड्यूल 6 पैरा 20 में आपको क्या मिल जाएगी, इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। और इसमें लिखा है 1972 21वें दिन, है ना। ये वाला तो आपको याद रखना है, 21 जनवरी के प्रथम वाले दिन। ठीक है, इसमें ये वाली चीज़ आपको हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 में आपकी टोटल कितनी 26 डेफिनेशन है। जैसे ए में आपका क्या दिखेगा, आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल के बारे में बात करता है। बेल क्या है आपका मैटर्स ऑफ राइट का मामला होता है, जबकि नॉन बेलेबल जो होता है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन का मामला होता है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं 3 साल से कम के मामले होते हैं, और नॉन बेलेबल होते हैं 3 साल से अधिक के मामले होते हैं। बेलेबल जो फर्स्ट शेड्यूल आईपीसी के विरुद्ध या किसी अन्य अधिनियम में दिया है वो क्या हो जाएगा आपका बेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा नॉन बेलेबल। ये दिया है, जैसे कि इसी के साथ अपन पढ़ते हैं 2 के सी में आपका कॉग्निजेबल बताया गया है। क्या बताया गया है, कॉग्निजेबल। उसी का उल्टा 2 के एल, ये क्या बताया गया, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल है मतलब आपका 154 आपका कॉग्निजेबल में क्या होती है, सीधी सीधी एफआईआर होती है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल आईपीसी के विरुद्ध बताया अन्य समय, जिसमें पुलिस को क्या होती है, विदाउट वारंट अरेस्ट की क्या होती है, विदाउट वारंट क्या होती है, पावर होती है। नॉन कॉग्निजेबल इसका होता है कि इसमें विद वारंट अरेस्ट की क्या होती है, पावर होती है। ये 155 के साथ देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 2B है, 2B चार्ज के बारे में, जो कि 211 से लेके 222-24 तक आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका टू के बाद 2D आपका 5 तरीके का चलता है। 2D कैसा चलता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे
2D आपका कैसा चलता है, 5 चीजें हैं, ठीक है। एक तो आपका होगा 2D क्या होता है, एक तरीके का एलिगेशन होता है, क्या होता है, एक तरीके का एलिगेशन होता है, जो होता है नॉन और अननोन पर्सन के क्या होता है, खिलाफ लगाया जाता है, नॉन और अननोन पर्सन के खिलाफ लगाया जाता है। ये क्या होता है, ये ओरल फॉर्म में भी होता है और कैसे फॉर्म में भी होता है, आपका रिटन फॉर्म में भी होता है ना। इतना सा क्लियर हो गया, ठीक है। और 2D का एक्सप्लेनेशन आप देखना, उसमें लिखा है कि भैया अगर कोई पुलिस अधिकारी कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस अधिकारी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के पश्चात उसको लगता है अरे यार, क्योंकि आपने 2R में जब पढ़ोगे तो 2R में जो पुलिस रिपोर्ट बनती है 173 की 2 की, ठीक है, 2R में पुलिस रिपोर्ट है, ये किसकी बनती है, हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस रिपोर्ट होती है, क्योंकि कोर्ट के मामला कहाँ जाता है, एक तो 2R पुलिस रिपोर्ट पे जाता है और एक तो 2D कंप्लेंट पे जाता है। 2D जाता है तो 200 से लेके 203 तक का ये पूरा मामला आपका सेट रहता है। फिर 202 में उसका पोस्टपोनमेंट के बारे में जांच करती है कि भैया ये कंप्लेंट सही है गलत है। इसमें 156 के 3 का यूज़ किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन कराता है। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद उसको लगता है कि अरे यार ये तो मामला कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल बन रहा है, तो जो पुलिस वाला है वो कंप्लेनर बन जाएगा और जो आपका पुलिस रिपोर्ट है वो क्या बन जाएगी, 2D, मतलब 2R इक्वल टू 2D बोल देता है, सीधा सीधा आपका एक्सप्लेनेशन। क्लियर, आगे ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद 2E में आपका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के 3 टाइप बताए गए हैं। पहले वाले क्लॉज में सबसेक्शन में बोलता है कि भैया हाई कोर्ट का हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। आर्टिकल में आप देख लेना, उसमें हर राज्य का एक हाई कोर्ट 214 से लेके आपको देखने मिलेगा। जैसे 231 बोलता है कि भैया 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होगा, ये वाली चीज भी उसमें मिलेगी। मतलब ये आपका सेकंड वाले सबसेक्शन में बोल देगा कि भैया क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो हाई कोर्ट की पावर को एक्सटेंड कर सकती है। और तीसरा अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, अदर देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। 2K F में क्या है, 2K F में फालतू लोग कहाँ रहते हैं, आपके इंडिया में रहते हैं, ठीक है। 2K G में क्या है, 2K G के साथ अपन करते हैं 2H, ये आपका इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है। और ये आपका किसके बारे में बात करता है भैया, इंक्वायरी के बारे में बात करता है, या आपकी इंक्वायरी के बारे में बात करेगा। इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट देखूँ तो इसका ऑब्जेक्ट पता करना है कि भैया वो रिपोर्ट जो है वो ट्रुथ है या फॉल्स है ना, जो रिपोर्ट जो है वो ट्रुथ है या फॉल्स है। और इसी के आधार पर ट्रायल में क्या किया जाता है, ट्रायल में कन्विक्शन और एक्विटल किया जाता है। ये वाली चीज इन्वेस्टिगेशन का अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बोलूँ तो ऑब्जेक्ट क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का, तो ये ऑब्जेक्ट होता है क्या, कलेक्शन टू एविडेंस, कलेक्शन टू एविडेंस के बारे में होता है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि कलेक्ट करना किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करने के बारे में। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये या तो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा या तो किसी अदर पर्सन के द्वारा किया जाएगा। और अदर पर्सन को अथॉरिटी कौन देता है, ऑथराइज बाय, क्या हो किसके द्वारा होता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है ऑथराइज, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये ट्रुथ और फॉल को कौन करता है, या तो ये कोर्ट करता है और या तो कौन करता है, आपका मजिस्ट्रेट करता है। ये कोर्ट मजिस्ट्रेट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात भी की गई है, तो वो कोर्ट है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये जो 2G है आपका नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है कि जुडिशियल है, तो ये दोनों है, जुडिशियल प्रोसीडिंग भी है और नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग भी है। और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ठीक है। और आपकी जो ट्रायल होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना बात को, है ना, सुनते जाना बात, अगर सुन लिया तो इतने में आपका पूरा रिवीजन हो जाने वाला है। 2GHI आई के बाद आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग ही है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होता है, लीगली टेकन बाय ओथ पे क्या लिया जाते हैं, लीगली टेकन बाय ओथ पे क्या लिया जाते हैं भैया, आपके एविडेंस लिए जाते हैं। और ओथ को आपको अच्छे से पढ़ना है, जो लीगली कौन होता है वो 51 के IPC में आप देखोगे तो सोलमन अफर्मेशन पे मिलेगा और आपको रिलीजियस फैक्टर पे ओथ देखने मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं 2K में। 2K में क्या बोलता है, आपको ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, जहाँ जहाँ तक उसकी पावर है वो ज्यूरिसडिक्शन है। 2K में आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करता है कि MM, जो कि सेक्शन कहाँ से पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, डिक्लेयर करती है जिस एरिया की जनसंख्या कितनी हो गई, 10 लाख से अधिक हो गई, तो वो क्या है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है। सेम फीचर्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 243 के PK3 में दिया गया है। उसमें बताया है कि गवर्नर क्या करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या करता है, डिक्लेयर्ड करता है गवर्नर, है ना, वहां पे आर्टिकल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन 2.8 में एक चीज बात याद रखना, 2.8 में ये बोला गया है कि अगर कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट उसमें परिवर्तन
और परिवर्तित कर सकती है सीमा को, लेकिन कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करेगी जिससे वह मेट्रोपॉलिटन एरिया ना रहे। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जाता है, 10 लाख से कम संख्या हो जाती है और कोई बाद अपील कार्रवाई चल रही थी वहां पे, तो वो वैसे ही निपटाई जाएगी जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में निपटाई जाती है। ये वाली चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो बनेगा 2M में आपको नोटिफिकेशन याद है ही, नोटिफिकेशन है। 2N में आपका ऑफेंस है। अगर मैं ऑफेंस बोलूँ तो ये कैटल एक्ट वाले का है, कैटल एक्ट के बारे में बोल रहा है कि कैटल एक्ट, ठीक है, उसके बारे में। और आईपीसी में जो आपका सेक्शन 40 में है उसके बारे में, और जो आपका आईपीसी में ही आपका सेक्शन 4 के एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है, तो वो उसके बारे में भी बात करता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एन के बाद ओ से आपका पुलिस ऑफिसर, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर के बारे में बात करता है कि इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर कौन होगा, तो कांस्टेबल से ऊपर के व्यक्ति होंगे इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर। ओ के बाद पी में आपका प्लेस दिया है, वो 5 तरीके के प्लेस दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? एक तो भवन दिया है, एक तो आपका तंबू दिया है, एक तो आपका गृह दिया है, एक तो आपका यान दिया है, एक तो आपका जलयान दिया है, ठीक है, ये 5 है। उसके बाद 2Q से आपको क्यू कौन करता है? प्लीडर करता है, ठीक है। कौन करता है? क्यू प्लीडर करता है। कौन होगा? तो आपको 2 के 7 में पढ़ना है, 2 के 14 में पढ़ना है। कहाँ के? CPC के 2 के 14 में और 2 के 7 में आपको दिख जाएगा, है ना। अटॉर्नी, प्लीडर, गवाह, बैरिस्टर, ये सब क्या है? ये प्लीडर में आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो बोला गया है कि आपका जूनियर आएगा, हाँ जूनियर आएगा, लेकिन उसको मजिस्ट्रेट द्वारा क्या किया जाना चाहिए? ऑथराइज किया जाना ही चाहिए, तो वो 2Q में आ जाएगा। आपके 2Q के बाद आ जाएगा आपका 2S में आपका पुलिस स्टेशन है, ठीक है। 2R में आपका पुलिस रिपोर्ट है 173 के 2 की। 2T में आपके प्रिस्क्राइब्ड है, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? प्रिस्क्राइब के अंदर रूल आते हैं, जो कि CPC में 2 के 16 में भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका 2U है। 2U उल्लू की तरह जागने वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है, ये ट्रिक है एक तरीके से। PP जो कि हम सेक्शन 24 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 2B में आपका सब डिवीजन है ना। 2WA में आपका क्या है? विक्टिम है। विक्टिम कौन होता है? जैसे कोई लॉस या इंजरी हुई है, उसके परिवार वाले भी क्या होते हैं? विक्टिम होते हैं, जिसकी तरफ से वो सूट लाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका 2X है और एक आपका क्या है? 2W है। 2X और 2W बड़े सिंपल हैं, अच्छी बात है, ठीक है। 2X में आपका वारंट है, वारंट केस है। इसमें आपका क्या है? समन केस है, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है। 2 साल तक के मामले क्या होते हैं, और 2 साल से अधिक के मामले जो कि डेथ और लाई तक जाते हैं, वो क्या हैं? आपके वारंट मामले होते हैं, ठीक है। इनकी अगर मैं ट्रायल की बात करूं तो ये आपको 238 से देखने मिल जाएंगे, 238 से लेके 243 तक देखने स्पेशल प्रोविजन है। और ये आपका 204 अदर देन पुलिस रिपोर्ट जिसको बोला जाता है। समन ट्रायल तो आपको देखने मिली जाएगी, है ना, 251 से आपको मिली जाएगी वो वाली चीज़। ये तो स्पेशल प्रोविजन भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ है ना, क्योंकि अदर देन वारंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 2Y में आपका ये बोला गया है कि भैया जो अर्थ और शब्द CRPC में नहीं मिलेंगे, वो हम अर्थ और शब्द कहाँ से लेंगे? IPC से ले लेंगे, ठीक है। सेक्शन 3 आपका बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या करता है? वो बात करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस के बारे में क्या करता है? आपका बात करता है 3 वाला पॉइंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि भैया अदर एरिया के बारे में बात कर रहा है, एक तो ये आपका, और ये आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अदर एरिया के बारे में और मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। कैसी बात करता है, क्यों बात करता है, कहाँ बात करता है, ये आपको देखना है। ये बोल रहा है कि जहाँ JMFC होगा वहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा। जहाँ JMSC होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेकंड क्लास होगा। जहाँ CJM होगा तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में CMM होगा। और जहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया में प्रेसिडेंसी होगी वहाँ पे भी CJM लिया जाएगा। इसका भी पॉइंट आप लोग देखना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये वाला आपका देखना है। अब आप आ जाओ सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? सेक्शन 4 आपका सीधा सीधा एक बात करता है कि भैया जो CRPC की प्रोसीडिंग चलेगी, वो अगर IPC की ऑफेंस है उसके हिसाब से, या अदर लॉ में जो है उसके हिसाब से CRPC अडप्ट। लेकिन NI एक्ट इसका क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब ऐसे कुछ एक्ट हैं जिनकी प्रोसीजर उसी में दी रहती है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 5 जो आपका है सेविंग क्लॉज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सेविंग क्लॉज के बारे में बात करता है, ठीक है। समझने वाली बात यहीं पे है आपकी, ठीक है। इसके बाद आ गए अपन चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका सीधा सीधा बात करता है। चैप्टर 2 कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? वो दिया गया है भैया सेक्शन 6 से लेके आपका 25
ए तक दिया गया है। तो फटाफट चैप्टर 2 पे हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, जो कि बात करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड। किसके बारे में बात करता है, वो क्रिमिनल कोड के बारे में बात करता है और उनके ऑफिस के बारे में बात करता है। देखिए क्या बात कर रहा है, एक तो आपका सेक्शन 6 कितने तरीके की बताई, 6 से 6 याद रख लेना, लेकिन क्लासिफिकेशन कितने हैं, मतलब हाई कोर्ट है आपका, सेशन है आपका, JMFC है आपका, MM है आपका, JMSC है आपका और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ठीक है, तो ये 6 आपके मजिस्ट्रेट बता दिए गए हैं। ठीक है, साथ में क्या बताता है, टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, आपका टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में बात कर रहा है। टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में कौन बनाता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट, जितने चाहे उतने आपके सेशन डिवीजन बना देंगे और उतने ही चाहे जितने डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए पृथक से बनेगा, पृथक बनेगा। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इसका जो दूसरा पॉइंट बोलता है वो बोलता है हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको इनकी जो सेशन और डिवीजन की सीमा में अगर क्या करना है, आपको कोई चेंज करना है, ठीक है, सीमा में अगर कोई चेंज करना है तो आपको हाई कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी, परामर्श लेनी पड़ेगी, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इनमें चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका 8 आप पढ़ा ही चुके हैं, 9 पे आ जाइए। 9 में आपका किसके बारे में बात करता है, सेशन कोड। कौन बनाता है सेशन कोड, सीधा सीधा आपको याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, अच्छा, जब जज को अपॉइंट करना है तो कौन जज अपॉइंट करता है, वो हाई कोर्ट करता है। और एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कौन करता है, आपका हाई कोर्ट करता है, लेकिन फॉर ज्यूरिसडिक्शन के प्रयोग के लिए, या अगर सेशन जज के ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करना है तो हाई कोर्ट करेगा, अन्यथा आपका स्टेट गवर्नमेंट भी इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। एक केस लॉ आपको देखना पड़ सकता है। क्लियर। इसके बाद आप सेक्शन 10 पे आ जाइए, यहाँ से ले लेते हैं सेक्शन 10, सबऑर्डिनेट के बारे में बात करता है, सबऑर्डिनेट टू। अच्छा, इसकी सिटिंग के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि सिटिंग कौन डिसाइड करता है। तो देखो, जनरल रूल तो ये है कि सेशन कोर्ट ही करेगा, सेशन जज ही करेगा, लेकिन स्पेशल में कौन करेगा, आपका हाई कोर्ट करेगा, वो भी पार्टी की कंसेंट लेके और पक्षकारों की सुविधा को देखते हुए, है ना। तो वो क्या करता है, आपका डिसाइड करता है। ये वाला आपका 5 वाले पॉइंट में देखा होगा। ट्रांसफर कर सकता है एडिशनल सेशन जज को, एक सेशन जज बना के ट्रांसफर भी कौन करता है, आपका हाई कोर्ट करता है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है, मतलब पूरा आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुनते जाना, और रैपिड फायर है तो आप लोगों को समझ में आ सकता है, जिनका पढ़ा हुआ है उनको आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, सबऑर्डिनेट टू असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बात कर रहा है, असिस्टेंट सेशन जज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ आप सेशन जज के सेक्शन 9 के साथ सेक्शन 28 भी पढ़ ही लेते हैं। 28 बोलता है सेंटेंस के बारे में, एक तो आपके हाई कोर्ट के सेंटेंस के बारे में बोलता है, और एक तो आपके सेशन कोर्ट के सेंटेंस, मतलब सेशन जज के सेंटेंस के बारे में बात करता है। सेशन जज के सेंटेंस के, इनने बोला कि ये लॉफुल अथोराइज द्वारा कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन ये भी लॉफुल अथोराइज द्वारा कोई भी दंडादेश दे सकता है आपका सेशन जज। लेकिन जब डेथ सेंटेंस की बात आती है कि डेथ सेंटेंस, तो इसको कंफर्मेशन चाहिए, किससे, पुष्टि करानी पड़ेगी। कंफर्मेशन किससे चाहिए भैया, आपके हाई कोर्ट से इसको कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे असिस्टेंट सेशन जज किसके अधीनस्थ होंगे, सबको पता है कि सेशन कोर्ट के अधीनस्थ होंगे, सेशन कोर्ट के अधीनस्थ होंगे। लेकिन जब सेशन जज काम नहीं कर पाता है, सेशन जज काम नहीं करता है, तो उसके बिहाफ पे कौन आएगा, आपका एडिशनल आएगा, और आपका कौन आएगा, असिस्टेंट सेशन जज आएगा। जब ये दोनों भी काम नहीं करते हैं, तो असमर्थ होते हैं काम करने में, तो कौन निपटाएगा मामले को, CGM निपटाएगा। ये उसका पूरा प्रोवाइजो दिया है। अच्छा, असिस्टेंट सेशन जज की पावर कहाँ दी गई है, तो वो पावर दी गई है 28 के 2 में दी गई है। कितने साल की सजा दे सकता है, 10 साल की सजा, और कोई भी जुर्माना दे सकता है। तो इसके साथ आपने 28 भी कवर कर लिया है। आइए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में समझते हैं। आपका जो सेक्शन 11 है वो किसके बारे में बात करता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आपके सेक्शन 11 का सिर्फ अकेला तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है। 11 का 3 आपका क्या बोलता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, वो बोल रहा है कि भैया CJ क्लास 2 को हम पावर किसकी दे सकते हैं, हम JMFC की और JMSC की क्या दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। अच्छा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन बनाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे जितने चाहे उतने क्या कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है, लेकिन हाई कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी, आपकी कंसल्टेशन। मतलब हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेने के बाद जितने चाहे उतने कौन बना सकती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। इसी के साथ आप 11 के साथ फटाफट आप कर लो, 12 पढ़ लो, CJM और एडिशनल ADC, मतलब आपका एडिशनल CJM। ठीक है, ये कौन बना देता है, ये बोला है भैया कि आपका जो हाई कोर्ट है भाई साहब, वो हाई कोर्ट क्या करेगा, जो आपका JMFC है, इन्हीं में से एक कोर्ट आगे क्या बना देगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देगा।
ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद आपका सेक्शन 12 भी हो गया। ये सेक्शन 12 है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। इसी के साथ आप ले लीजिए सेक्शन 13 ले लीजिए, सेक्शन 18 ले लीजिए, सेक्शन 21 ले लीजिए। ये सब किसके बारे में बात करते हैं? स्पेशल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ये 1 वर्ष के लिए क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है। किससे करती है रिक्वेस्ट? हाई कोर्ट से करती है रिक्वेस्ट। और हाई कोर्ट के लिए ही करती है कि भैया स्पेशल कोई हमारा मैटर है ना, उसको सुलझाने के लिए, उसको निपटाने के लिए क्या करोगे आप? भैया अपॉइंट कर दो, है ना। तो ये जेएमएफसी की पावर दे देंगे उस स्पेशल व्यक्ति को। एनी पर्सन लिखा है, किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन उसमें यह बोला गया है कि उसको क्या होना चाहिए? लॉ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए, तभी उसको बनाएंगे। अच्छा, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने के लिए कोई योग्यता है क्या? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने के लिए कोई योग्यता वाली बात अगर लिखी है तो आप लोग बताइए कि भैया कोई योग्यता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने के लिए आपको भैया अनुभव होना चाहिए लॉ का, है ना। कोई ऐसा टाइम पीरियड तो नहीं लिखा है कि भैया 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो कि 1978 में जोड़ लिया गया था कि उच्च न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानीय क्षेत्र के बाहर महानगर मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए बनाएगी। मतलब जुरिस्डिक्शन के बाहर भी इनको क्या कर सकती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया की शक्ति, आपकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्ति दे सकती है। ये वाली चीज आपको याद देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 में आपका है जुरिस्डिक्शन के बारे में बात, की जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सबऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो और उसके बाद कौन डिसाइड करेगा जुरिस्डिक्शन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए सीजीएम स्थानीय सीमा को डिसाइड कर सकता है और टाइम टू टाइम कार्यों का वितरण भी कर सकता है। ठीक है, 15 में आपका क्या है? 15 में आपका सबऑर्डिनेशन के बारे में ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट के अधीन रहते हुए सीजीएम के अधीन क्या रहेंगे? आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेंगे। 16 आपको याद ही है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अकेला तैयार रख लेना। 16 में आपका क्या है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। कौन बनाता है? आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाता है हाई कोर्ट से परमिशन लेके। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, ये वाली, बाकी सब ठीक है। बाकी आपका 17 में आपका ये है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 18 में आपका स्पेशल पढ़ के चुके हैं अभी, सबऑर्डिनेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखा है इसमें। उसके बाद सेशन के अधीन रहते हुए महानगर मजिस्ट्रेट के अधीन जितने भी महानगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हैं वो इसके अधीन रहेंगे। उसके बाद 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, 21 में स्पेशल है, 22 में उसकी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करा गया है। हाँ, इसमें जुरिस्डिक्शन 22 में आपको एक ही चीज याद रखना है, क्या रखना है? जुरिस्डिक्शन। और यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है वो डीएम डिसाइड कर रहा है। हाँ, सेक्शन 20 पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन बनाता है? भैया वो बना रहा है आपका स्टेट गवर्नमेंट। जितने चाहे उतने बनाएगी और उसमें से एक को क्या बना देगी? आपका डीएम बना देगी। क्या बना देगी? आपका डीएम बना देगी। ये वाली चीजें। अच्छा, ये बनाते कहाँ है? प्रत्येक जिले में भी हो सकता है और आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी हो सकता है। तो ये वाली चीज भी आपको क्या करनी है? याद रखनी है, डीएम वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ से। अच्छा, 20 का 5 क्या बोलता है? 20 का 5 ये बोल रहा है भैया कि भैया आपको जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर मिल गई है कमिश्नरी क्षेत्र में, किसको? कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो कि इंदौर और भोपाल में आपको देखने एग्जाम्पल मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपन 24 आपका किसके बारे में बात करता है? पीपी के बारे में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात हाई कोर्ट के लिए राज्य क्षेत्र में, है ना। तो 24 आपका सीधा सीधा किसके बारे में बात करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है। ये दो बात कर रहा है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेगी। हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेने के पश्चात, ठीक है, किसी भी वाद अपील कार्रवाई में, ठीक है, हाई कोर्ट की ओर से वाद अपील कार्रवाई में हाई कोर्ट की ओर से किसी विशेष मामलों के लिए क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पीपी और अदर एक या एक से अधिक पीपी बना सकती है, एडिशनल पीपी बना सकती है। ये वाली चीज अगर आपको बस अकेली यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है। इसका कोई एक्सपीरियंस है क्या? पीपी है पीपी, ठीक है। तो आप रख दीजिए पीपी के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 7 साल का अनुभव चाहिए। और स्पेशल पीपी के लिए कितना चाहिए? आपका 10 साल का अनुभव चाहिए। ठीक है, 10 साल का अनुभव चाहिए, 7 साल का अनुभव चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा,
एक चीज आपका डीएम वाला पोर्शन है, कौन बनाता है? पैनल। पैनल कौन बनाएगा? पैनल में जिसका नाम रहेगा वो कौन बनाता है? डीएम बनाएगा। लेकिन सेशन जज की सलाह से, ठीक है, सेशन जज की सलाह मशवरा से डीएम पैनल बनाएगा, जिसका नाम है वो क्या बन जाएगा? आपका पीपी बनने के लिए नियुक्त रहेगा, ठीक है। और नियमित कैडर की भी इसमें डेफिनेशन बताई गई है और प्रमोशन का प्रावधान भी इसी सेक्शन में आपका है, ठीक है। इसके बाद आपका वैकेंसी वाला प्रोविजन भी इसी में है, ठीक है। 25A मतलब 25 आपका किसके बारे में बात करता है? एडीपीओ। इसमें सीधा एक ही चीज याद रखना कि एडीपीओ कौन नहीं बना सकता? पुलिस ऑफिसर को एडीपीओ नहीं बनाएंगे, लेकिन कौन से पुलिस ऑफिसर? जो निरीक्षक इंस्पेक्टर की पंक्ति से निम्न के नहीं हो और जिनने इन्वेस्टिगेशन में भाग ना लिया हो, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में भाग ले लिया है और निरीक्षक की पंक्ति से निम्न का है, उनको नहीं बनाएंगे, बाकी सबको बना सकते हैं। ये वाली चीज आपको सिर्फ 25 में अकेली यही वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है और ये आपको याद रखना है, ठीक है। 25 के ए में आपका डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है, अभियोजन निदेशालय के बारे में किसके बारे में बात करता है भैया? आपका अभियोजन निदेशालय के बारे में बात करता है। अभियोजन निदेशालय क्या है? अभियोजन निदेशालय ये बोला गया है कि भैया आपका अभियोजन निदेशालय स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। जितने ठीक समझे उसमें से एक को डायरेक्टर बना देगा और एक या एक से अधिक को क्या बना देगा? उप डायरेक्टर बना देगा। अच्छा, कौन बन सकता है डायरेक्टर उप डायरेक्टर? जिसको क्या होगा? 10 साल का अधिवक्ता एक्सपीरियंस हो, 10 साल के अधिवक्ता का एक्सपीरियंस हो, गृह विभाग के अधीन आने वाला ये काम है, ठीक है। मतलब अगर पूछा जाए कि एडीपीओ क्या होता है तो गृह विभाग के अंदर आता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाइए, ये कब जोड़ा गया था? 25A 2005 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये 2005 में। चलिए चैप्टर 3 पे बात कर लेते हैं। चैप्टर 3 आपका क्या बात करता है? चैप्टर 3 बात करता है आपका न्यायालय की शक्ति के बारे में, कोर्ट की पावर के बारे में क्या करता है? बात करता है कि कोर्ट की पावर क्या है, ठीक है। कोर्ट की पावर आपका चैप्टर 3 कोर्ट की पावर के बारे में बात करता है। कोर्ट की पावर के बारे में कैसी? आपका जो चैप्टर 26 है ये सीधी सीधी आपकी बात कर रहा है आपका कि हाई कोर्ट और सेशन, ट्रायल कोर्ट होगी। ये क्या होगी? हाई कोर्ट और सेशन आपकी ट्रायल कोर्ट होगी। और जो कि आपकी फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है विचारण के लिए, तो आप फर्स्ट शेड्यूल देख लेना, उसके हिसाब से आपको बच जाएगा कि कौन सा भैया ट्रायल कोर्ट है, कौन सा नहीं है। इसका जो एक प्रोवाइजो है ये 376 वाले मामलों को करता है, ठीक है। 376 वाले मामलों के बारे में बात करता है, 354 वाले मामलों के बारे में बात नहीं करता है। ये वाली चीज आपको ध्यान देने योग्य है, ठीक है। 27 पे आ जाइए। 27 किसके बारे में बात करता है? जुवेनाइल कोर्ट के बारे में बात करता है। जुवेनाइल कोर्ट मतलब 16 वर्ष से कम आयु का लड़का अगर कोई है जिसको कोर्ट में लाया है, उस दिन उसकी एज कितनी है? 16 साल है, तो वो क्या है? जुवेनाइल बंदा है। लेकिन उसको पनिशमेंट डेथ सेंटेंस LI से पनिश नहीं किया गया व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ 2 एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो वाला है ना, जिसमें एज कर दी आपकी 18 कर दी गई है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद 28 हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। सीधा सीधा हमें क्या पढ़ना है? 29 पढ़ना है। 29 आपका पनिशमेंट का है कि आपका मुख्य पनिशमेंट का, मुख्य सेंटेंस का है। तो आपका जो मेन सेंटेंस है ना उसका 1/4 करने के बारे में बात करता है कि मेन सेंटेंस का हम क्या कर देंगे? 1/4 कर देंगे। जैसे चोरी का मामला है, 3 साल की पनिशमेंट है ना, तो 3 साल के में 1/4 कर देना। इसी के साथ सेक्शन 65 पढ़ा जाता है IPC का, जो कि बात करता है पनिशमेंट के 1/4 के बारे में कि पनिशमेंट क्या क्या कर देते हैं वहां पे? 1/4 कर देते हैं। जैसे 3 साल की सजा थी, 1 साल कोर्ट ने दी, तो 1 साल का क्या कर देंगे? 1/4 कर देंगे। इसी का जो आपका हाँ हाँ ये 30 बता दिया मैंने, ये क्या है आपका 30। 29 में तो सीधा आपको टेबल याद रखनी है। कैसी याद रखनी है? कि CJM जो है वो उसको 7 साल की सजा देने का अधिकार है, अनलिमिटेड फाइन। जो आपका JMFC है, JMFC 3 साल की सजा देने का और 10,000 रुपये जुर्माना लगाने का फाइन। JMFC है 1 साल की और 5,000 रुपये जुर्माना लगाने का फाइन हो जाए थे ना। मतलब आप याद रखना, CJM 7 अनलिमिटेड, JMFC 3 10,000 और JMSC 1,000 5,000, 1 साल 5,000, ठीक है। इसके बाद आपका जो 30 भी हो गया, 30 के साथ 31 पढ़ा जाता है। 31 बोल रहा है कई सारे अपराध हैं उनका एक ही ट्रायल में विचारण करता है, तो कोर्ट या तो उसको साथ साथ चला सकता है या तो उसको कॉन्करेंट एक के बाद एक या तो साथ साथ चलाएगा, या तो क्या करेगा भैया? एक के बाद एक चला देगा, एक के बाद एक चला देगा। इसी में आपका ये है कि इनकी पावर को, जो आपके CJM JMFC, इनकी पावर को दुगने करने के बारे में बात कहाँ बोली गई है? ये 31 में बोली गई है कि JMFC की अगर पावर कितनी साल है? 3 साल, इसको दुगना कर देंगे 6 साल। और ये जो दुगना करने पे भी इनको 14 वर्ष से अधिक की कारावास देने की क्या नहीं होगी? अधिकारिता नहीं होगी। ये आपका 31 बात करता है। चलिए आ जाइए 32, 33, 34, 35 देख लेते हैं फटाफट, है ना।
ठीक है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं आप लोग को 2x की स्पीड में बढ़ाने की जरूरत भी नहीं होगी। जहां तक मेरा मानना है कि आपको वन शॉट में आपका 100 सेक्शन 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आइए 32 पे बात करते हैं, फिर 33 पे बात करते हैं, फिर 34 पे बात करते हैं, फिर 35 पे बात करते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये पावर को देने के बारे में बात करता है। ये क्या करता है, आपको पावर देता है। ये आपको क्या करता है, पावर देता है। ये क्या करता है, अपॉइंट करता है ऑफिसर को। ये क्या करता है, ये पावर को लेता है वापस। ठीक है, विड्रॉ कर देता है पावर को, आपके पावर को ले लेता है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी। ये क्या किसके बारे में, सक्सेसर के बारे में बात करता है। ठीक है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, ठीक है, असमर्थ है, ठीक है, या उसकी पद रिक्त है, तो उस टाइम पे उसका जो सक्सेसर आएगा, दूसरा अधिकारी के बारे में बात कर रहा है, दूसरे न्यायालय के कोर्ट के बारे में, ठीक है, जज के बारे में। उसका पावर कौन देता है, आपका हाई कोर्ट और गवर्नमेंट देगा। इसके पावर कौन देगा, हाई कोर्ट और गवर्नमेंट देगा। इसकी पावर कौन देगा, मतलब इसको अपॉइंट कौन करेगा, इसकी भी पावर हाई कोर्ट और गवर्नमेंट देगा। और ये बोला है कि भैया सक्सेसर अपॉइंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद दो अथॉरिटी का नाम बोला गया है। ठीक है, आपका जो सेशन है, सेशन का आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको सेशन सहमति लेके डीएम और सीजीएम लिखा होगा, देखिए अच्छे से रिटर्न में आपको क्या देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, है ना। अगर इनकार करता है तब, ठीक है, अगर ये क्या करता है, शंका है, अगर आपको शंका है कि भैया उसका उत्तरवर्ती उपाधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे उसमें लिखा है ना, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जाना, तो उस समय पे तो कर लेगा। लेकिन अगर आपको डाउट है, क्या है, आपको शंका है, तो सेशन से आपका करोगे, रिटर्न में आप दोगे और डीएम सीजीएम देगा। कौन देगा, डीएम और सीजीएम देगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 4, और चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 पे पार्ट आपका ए है। ए पार्ट बोलता है अकेला सेक्शन 36, जो कि सुपीरियर ऑफिसर के बारे में बात करता है। बोला सुपीरियर ऑफिसर कौन होगा, सुपीरियर ऑफिसर वो होगा जो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में अपनी पावर का समस्त यूज कर सकता है। वो क्या होगा, आपका सुपीरियर ऑफिसर होगा। मतलब आपका कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का पूरे जितने अधिकारी हैं जो अपने ज्यूरिसडिक्शन में पावर का यूज कर सकते हैं, वो सुपीरियर, एसपी सुपीरियर ऑफिसर है, हाँ जी, सुपीरियर ऑफिसर है। आईजी सुपीरियर ऑफिसर है, हाँ जी है। ठीक है, 37 आपका, 38 आपका, 39 आपका, 40 आपका। ठीक है, 40 में सीधी बात कर लेते हैं इसके सबसेक्शन 2 की। इसमें सबसेक्शन 2 में पहले वाले में विलेज के बारे में बताया कि विलेज कौन कौन होगा, और दूसरे बारे में आपका प्रोक्लेम्ड अफेंडर के बारे में बताया गया है कि प्रोक्लेम्ड अफेंडर कौन होंगे, है ना। प्रोक्लेम्ड अफेंडर आपके 40 के 2 में भी बता दिया गया है, 82 के 4 में आपकी डिफाइन है कि प्रोक्लेम्ड अफेंडर कौन होगा, है ना। उसके बाद आपको 41 के पहले वाले पार्ट में मिल जाएगा कि प्राइवेट पर्सन इन मामलों में क्या करेगा, अरेस्ट करेगा, तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर के बारे में है। और एक आपका 41 के सी में भी देखने मिलने वाला है, ये 43 है ना, 43 के 1 और 41 के सी में भी आपको देखने मिलने वाला है। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, प्रोक्लेम्ड अफेंडर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। एक शायद आपको 73 में भी देखने मिलेगा। 73 वाले पोर्शन में भी आपको बोलता है कि एनी पर्सन कब अरेस्ट करेगा, तो उस कंडीशन में आपका प्रोक्लेम्ड अफेंडर, मतलब एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हो तो फटाफट रिवीजन होने वाला है आपका। ठीक है, उसके बाद 37 में बोल रहा है भैया आप क्या हो, आप पुलिस की सहायता करने के लिए और मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य हो। पहली चीज, पुलिस की सहायता करने के लिए और मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बाध्य हो, लेकिन आपसे क्या होगा, पहले रीजनेबल डिमांड होगी। क्या होगी, रीजनेबल डिमांड 3 मामलों में होगी। यदि वह भाग रहा है, पहली चीज तो भाग रहा है, निकल भागा है। दूसरी चीज, वह पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। और तीसरी चीज ये बोला है कि पब्लिक पीस को क्या करता है, वो भंग करता है, पब्लिक पीस को क्या करता है, ब्रीच करता है तब। और 38 को बोला जाता है ऑप्शनल ड्यूटी, और 38 को 99 के साथ पढ़ा जाता है, जो कि तलाशी से बंद करता है। ठीक है, ऑप्शनल ड्यूटी है कि अगर कोई पर्सन वारंट का एग्जीक्यूशन करा रहा है तो उसकी सहायता करने के लिए आपको क्या करना है, ड्यूटी है कि आप उसकी सहायता कीजिए, है ना। ये वाली बात आपको ध्यान देनी है, ऑप्शनल ड्यूटी है। और 39 में आपका इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में, ऑफेंस के बारे में आपको क्या देना है, इंफॉर्मेशन देना है। 39 में इत्तला देना है आपको ऑफेंस की। ठीक है, 40 भी हो गया आपका। अब है चैप्टर 5। ये क्या बोलता है, अरेस्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, अरेस्ट पर्सन के बारे में। देखो 41 में सीधे सीधे आप 3-4 चीजें आपको याद रख लेना। अरेस्ट पर्सन, पहली चीज, पुलिस ऑफिसर के समक्ष क्या हुआ है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आपको अरेस्ट करेगा।
बी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि रीजनेबल सस्पेक्शन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल कंप्लेंट है, उस मामले में यदि 7 साल या 7 साल से कम वाले मामले के लिए, चाहे वह फाइन विदाउट फाइन हो या विद फाइन हो, विदाउट फाइन हो या विथ फाइन हो, उस मामले में क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। और अरेस्ट करने का रीजन रिकॉर्ड करना है और अरेस्ट करने का रीजन रिकॉर्ड नहीं करना है। इसका जो एसेंशियल प्रोवाइजो बोलता है कि पुलिस अधिकारी किस मामले में आपको अरेस्ट कर सकता है, तो वो 5 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। किस मामले में पुलिस अधिकारी के ऑफेंस को रोकने के लिए, पहली चीज तो आपको क्या करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, प्रिवेंशन किसका, ऑफेंस का, ठीक है, प्रिवेंशन किसका करना है, ऑफेंस का प्रिवेंशन करना है, ठीक है। यहाँ से 151 थोड़ा सा आपको रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ऑफेंस को प्रिवेंशन करने के लिए क्या कर सकता है, आपका अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद आपका जो आपका है टेम्परिंग से बचाने के लिए, एविडेंस की टेम्परिंग अगर होती है तो उसकी टेम्परिंग से बचाने के लिए भी क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद कोर्ट में अपीयर सुनिश्चित कराने के लिए, कोर्ट में हाजिरी के लिए, अपीयर सुनिश्चित कराने के लिए, और TIP थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस से बचाने के लिए क्या कर सकता है, आपको अरेस्ट करवा सकता है। ये वाली चीज आप यहाँ से याद रख लेना। इसका जो BB पॉइंट बोलता है, BB पॉइंट सीधा आपका रीजनेबल सस्पेक्शन है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल आपका कंप्लेंट है। अगर मुझे लगता है कि 7 साल से अधिक का अपराध किया है आपने, या 7 साल तक का किया है जो डेथ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ तक जाता है, तो उस मामले में हम आपको क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। और बोलता है अरेस्ट करने का रीजन रखना है, अरेस्ट ना करने का भी रीजन आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आपका 41 का C है, 41 का C आपका प्रोक्लेमेट अफेंडर के बारे में क्या करता है, बात करता है। मतलब 41 का जो C है वो आपका प्रोक्लेम्ड अफेंडर के बारे में क्या करता है, सीधा बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। 14(1) का जो D है वो D किसके, ऑब्स्ट्रक्ट के बारे में बात करता है कि ऑब्स्ट्रक्ट अगर किसी को आप क्या करते हो, जो 14(1) का जो D है वो स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, आपका स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में। और 41 का जो E है वो ऑब्स्ट्रक्ट के बारे में, ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करते हो, पुलिस के मार्ग में क्या करते हो, बाधा डालते हो, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। 41 का जो E के बाद F है, F से तो आप याद रखोगे फरार हो गया है व्यक्ति, है ना, आर्म फोर्स से क्या हो गया है, व्यक्ति फरार हो गया। इसी के साथ आपका सेक्शन चलता है, सेक्शन 45 आपको संरक्षण देती है। क्या देती है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको क्या चाहिए, पहले परमिशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब व्यक्ति आर्म फोर्स वाले व्यक्ति को क्या कर सकते हो, पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर सकता है। 41F के बाद 41 जो आपका I बनेगा, ठीक है, जो आपका G बनेगा वो G आपका ट्रिटी के संबंध में बात करता है कि आपका ट्रिटी है, प्रत्यापर्त संधि है, तो आपका अगर बाहर से कोई अरेस्ट करा तो आप क्या करते हो, री अरेस्ट कर, यहाँ पे अरेस्ट करके ला सकते हो। G के बाद H, जो आपका H बोलता है वो दोष सिद्धि के बारे में बोलता है। दोष सिद्धि में अगर उसके पश्चात आपको छोड़ा गया था और आपकी ड्यूटी थी कि आप 5 साल तक क्या बताओगे, वो बताओगे कि आप कहाँ रहते हो ये सब, और आप नहीं बताते तो आपको दोबारा क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और 41I आपका रिलीज के बारे में बात करता है, सीधी सीधी बात, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो ये वाले आपका हो गया, इसको बोला जाता है फिक्स ऑर्डर, सिप्स ऑर्डर, सिप्स ऑर्डर मतलब CIPSODER, है ना। सिप्स ऑर्डर से पूरा आपका पूरा पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। 41 का आपका 2 पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन लगेगी। 42 आपसे क्या बोल रहा है, 42 बोल रहा है सीधी सीधी बात कि नेम के बारे में और आपके एड्रेस के बारे में, कि अगर आप इनको नहीं बताओगे तो हम आपको क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने बता भी दिया, और आपने बता दिया और वो भी कैसा बताया है, रॉन्ग बताया है, गलत बताया है, तो हम आपको क्या कर लेंगे, अरेस्ट करेंगे। लेकिन हम आपको जमानत पे छोड़ेंगे, जमानत पे छोड़ेंगे। अगर भारत के बाहर का अगर कोई नागरिक है तो आपसे क्या भराया जाएगा, बॉन्ड भराया जाएगा। लेकिन बॉन्ड कौन भरेगा, इंडियन सिटीजन ही भरेगा, कोई मतलब इंडिया का नागरिक ही भरेगा। ये वाली चीज़ है, ठीक है, इसमें ध्यान देने योग्य वाली। और इसमें बोला गया नाम पता गलत बताते हो तो हम आपको अरेस्ट करेंगे और 24 घंटे के भीतर भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाएंगे। और 24 घंटे वाली बात एक तो आपकी 57 में मिलेगी, जो कि जब हम विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उसे 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर अरेस्ट करते हैं। और यही 24 घंटे वाली बात आपको विद वारंट 76 सेक्शन में मिलेगी कि किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट करते हैं तो उसे मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे में उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है। तो ये वाली बात यहां से हमने क्या कर ली, कवर कर ली। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। आगे आप देखिए कि इसमें 43 में बोला जाता है कि प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा। प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करेगा? दो मामलों में अरेस्ट करता है, एक तो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको क्या कर सकता है? वो वीजा अरेस्ट कर सकता है। बस यहाँ से एक ही चीज़ आपको ध्यान देने योग्य वाली बात है और यही आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका 41A, 41B, 41C, 41D है ना, ये वाली चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। चलिए आइए इस पे बात कर लेते हैं फटाफट। 41A, 41B, 41C और 41D के बारे में। डी से तो आप भैया मनपसंद अधिवक्ता को चुनने का अधिकार है आपको। किसको? मनपसंद अधिवक्ता को। और यही अधिकार आपको 303 में भी आपको सीआरपीसी में देखने मिलेगा। इसको बोला जाता है नोटिस, ठीक है, एपियर नोटिस आपको पुलिस वाले जारी करते हैं। ये है अरेस्ट मेमो, अरेस्ट मेमो बनाया जाता है, ठीक है, आपका नाम पता सब कुछ होता है इसमें। ये कंट्रोल रूम है, ठीक है, अरेस्ट वाले करने का नाम होता है, एक जिले में होता है, एक आपके स्टेट वाले बोर्ड में होता है, ठीक है, ये कंट्रोल वाला है, ठीक है। ये वाली चीज़ें याद रखना। नोटिस में 3 चीज़ें आपको देखने मिलेगी। 3 चीज़ें कौन कौन सी भैया? पहले तो आपको नोटिस गया है तो आपको आना है, ठीक है। आपने नोटिस का कंप्लाइंस अगर नहीं किया है तो आपको क्या किया जाएगा? फिर अरेस्ट करके सीधा कहाँ भेजा जाएगा? उधर भेजा जाएगा, ठीक है। क्लियर बात? आपको ध्यान देने योग्य वाली बात ये वाली है, ठीक है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। आ जाइए। और आपसे बेल बॉन्ड भी भरा सकते हैं वो, ठीक है, बॉन्ड बेल सब भरा सकते हैं रिलीज करने के बाद। अरेस्ट मेमो में आपका 50A आपका बड़ा भाई देखने मिल जाएगा। उसमें बोला गया है कि भैया हम क्या करेंगे? आपको अरेस्ट करेंगे और आपके जो भी नातेदार रिश्तेदार उनको सूचित करने का आपको अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें यहाँ से 51 पढ़ लो। 50A नॉमिनेटिंग पर्सन के बारे में बात करता है। नॉमिनेटिंग पर्सन के बारे में कि आपको गिरफ्तारी के हम क्या बताएंगे? अधिकार बनाएंगे। और अगर आपका बेल का राइट बनता है तो आपको सूचना देने का अधिकार दिया जाएगा किसी भी आपके नॉमिनेटिंग पर्सन को, ठीक है, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त वगैरह को, ठीक है। उसके बाद आपका जो 41C और 41D हो गया, इसमें बोला इंटेरोगेशन के दौरान आपको मौका मिलेगा आपसे अधिवक्ता से मिलने का, लेकिन पूरे इंटेरोगेशन के दौरान नहीं मिलेगा, पूरे परिप्रश्न के दौरान नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आइए 43 भी पढ़ लिया है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको प्राइवेट पर्सन को गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है। 44 आपका बोलता है मजिस्ट्रेट द्वारा अरेस्ट के बारे में कि मजिस्ट्रेट की अगर लोकल जुरिडिक्शन में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो मजिस्ट्रेट चाहे तो स्वयं उसको अरेस्ट कर सकता है, या तो किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से क्या करा सकता है? वो अरेस्ट करा सकता है। मतलब 44 में आपका कौन करता है? मजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। 45 में मैं बता ही चुका हूँ। 46 पे आ जाइए। 3 तरीके की बात बोलेगा, 3 तरीके की। हाउ मेड अरेस्ट। 46 क्या है? हाउ मेड अरेस्ट। देखो अरेस्ट करने का तरीका बोला, पहले डोंट टच मी, तो मतलब आप मुझे क्या नहीं करोगे? डोंट टच। मैं यहाँ खुद चलने के लिए तैयार हूँ, तो पुलिस अधिकारी ये अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को तब तक नहीं छुएगा तब तक कि वह व्यक्ति खुद से चलने के लिए तैयार है, तो उसको छुओ मत, ठीक है। उसका 41 का 2 बोल रहा है कि भैया आप हथकड़ी लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि वो बल का क्या कर रहा था? प्रयोग कर रहा था। ये वाली बात बोल रहा है कि आप उतने बल का प्रयोग करोगे जितने बल का प्रयोग वो कर रहा है, ठीक है। आपका सी वाला तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोली मारने का अधिकार है। इसको भैया अनकाउंटर करने का अधिकार है, ठीक है। जाके भाग भाग रहे हो, यूपी में ज्यादा देखने मिलेगा। आपका जो 4 पॉइंट बोल रहा है, हाँ एक चीज और, महिला पुलिस अधिकारी है। महिला को किसी को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। ये वाली बात आपको बात याद रखनी है। इसके बाद आपका ये बोल रहा है सूर्य अस्त पंजाबी मस्त, मतलब सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय के पहले, है ना, आप किसी भी महिला को क्या नहीं करोगे? अरेस्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई लुटेरी दुल्हन है ना, बहुत फेमस है लुटेरी दुल्हन, तब आपको अगर पता है कि वो रात को ही अरेस्ट हो सकती है क्योंकि वह रुकी है जम्मू कश्मीर के, मतलब जम्मू के यहाँ रुकी है, तो उस टाइम पे आप जेएमएफसी से क्या लोगे? आप रिटर्न में कंसेंट लोगे, सहमति लोगे, है ना, तब उसको क्या कर सकते हो? रात को भी आप अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो क्या होना चाहिए? जेएमएफसी की जो कंसेंट दे रहा है उसकी लोकल जुरिडिक्शन में व्यक्ति होना चाहिए, महिला होनी चाहिए, ठीक है। 47 आपका क्या किसके बारे में बात करता है? 47 आपका प्लेस के सर्च के बारे में बात करता है ना। प्लेस के सर्च के बारे में, भैया आप प्लेस में घुसोगे, एंट्री होगी। इसके साथ अगर आप देखो तो 100 पढ़ सकते हो। और सेक्शन 100 में ये बोला गया है 8 ग्राउंड है। कितने ग्राउंड है? 8। पहले तो आप क्या करोगे? एंट्री करोगे, पहली चीज। दूसरे में आप क्या करोगे? प्लेस की सर्च करोगे। तीसरे में आप क्या करोगे? पर्सन की सर्च करोगे। चौथे में आप क्या करोगे?
मोहल्ले के 2 सज्जन पर्ची को बुलाओगे और उनके सामने सर्च करोगे। तो मोहल्ले के 2 सज्जन व्यक्ति के सामने क्या करोगे, सर्च करोगे। फिर सूची को क्या करोगे, आप सूची बनाओगे जो एविडेंस आपको मिले हैं। फिर आप क्या करोगे, सूची बना के आप उनके साइन वाइन कराओगे और उनको फोटो कॉपी दोगे, ठीक है, फोटो कॉपी दोगे और 8 में मजिस्ट्रेट को पूरी रिपोर्ट बना के भेज दोगे। ये पूरी ऐसी चलती है। ऐसे ही सेम चीज़ अगर आप एंट्री कर रहे हो किसी प्लेस में तो भैया उसके मकान मालिक से परमिशन ले लो तो कर लो। अगर वो गेट नहीं खोलता है किसी दरवाजा तो आप दरवाजा तोड़ने के भी अधिकारिता हो। और महिला अगर कोई कमरे में है तो उसको फैसिलिटी आपको देनी ही पड़ेगी, ये वाली बात आपकी यहाँ से मिलेगी। अब इसके बाद आपका 48 परसुएट के बारे में बात करता है कि भैया हम पीछा करेंगे, अगर कोई भाग रहा है तो हम उसका पीछा करेंगे, भारत के किसी भी कोने में करेंगे, है ना। मतलब 48 आपका, 77 में आपका और 60 ये साथ एक ही पढ़ा जाता है। ये आपका पीछा करने के बारे में बात करता है। ये भी आपके वारंट के एग्जीक्यूशन पूरे भारत में कहीं भी। और ये भी बोल रहा है कि भैया हम आपको अगर आप पकड़े गए थे और आप फिर भाग गए तो हम आपका पीछा करेंगे भारत के कहीं पे भी। तो 60, 77 और 48 ये तीनों आप साथ में देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 49 ये बोल रहा है अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करोगे, नो रिस्ट्रेंट। 49 से आप नो याद रख लेना, है ना। 49 बोल रहा है अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करोगे। अननेसेसरी रिस्ट्रेंट क्या नहीं करोगे आप, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करोगे। इसके बारे में बात बोल रहा है कि आप अननेसेसरी रिस्ट्रेंट हमें नहीं करोगे। 50 में मैं आपको बता ही चुका हूँ, 50 के साथ 75 पढ़ लेना, ठीक है, दोनों का अलग अलग महत्व है। ये बोल रहा है सब्सटेंस के बारे में, सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा है। और ये आपको किसके बारे में बात कर रहा है, ग्राउंड के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है तो उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा। अगर उसका बेल का राइट भी बन रहा है तो आपको बेल का राइट के बारे में भी उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका जो 70 बोल रहा है कि सब्सटेंस आपको क्या करने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे और नोटिफाई करने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्या पूरे करने पड़ेंगे, नहीं। एक केस है एम्परर वर्सेस उमराव का केस है, उसमें बोला है सब्सटेंस आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं है, इतना बता दो जिससे उसको नॉलेज आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेक्शन बनने वाला है वो 51 है। 51 बोलता है भैया पर्सन की हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। हम क्या करेंगे भैया, पर्सन की सर्च करेंगे। अच्छा, कौन करता है पर्सन की सर्च, तो आपको सिर्फ पुलिस अधिकारी लगाना है, एनी पर्सन नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि वो गिरफ्तार करने की अधिकारता रखता है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसकी सर्च, पर्सन की सर्च कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर ही करेगा। ये वाली बात आप याद रखना। 52 में बोल रहा है वेपन के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर क्या मिला है, आपको वेपन मिला है, तो उसको सीज कौन करता है, आपका पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है। इसके बाद आपका 53 में आपका एक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है, कि एक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन कराएंगे, ठीक है। 53A में क्या है आपका, रेप पर्सन का, जो रेप करने वाला एक्यूज पर्सन उसके एग्जामिनेशन के बारे में। 54 में आपका अरेस्टेड पर्सन के एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है, कि अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन कैसे कराएगा। आपका 55 जो आपका बोल रहा है कि भैया जो पुलिस ऑफिसर है वो अन्य पुलिस ऑफिसर को क्या कर देगा, अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज कर देगा। मतलब अदर पुलिस ऑफिसर को क्या कर देंगे आप, पावर दे देंगे क्या करने की, अरेस्ट करने की, मतलब इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद आपका 55A ये बोलेगा अगर किसी व्यक्ति को क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, तो उसके स्वास्थ्य का और उसकी रक्षा का आपको पूर्णतः ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको गोली मरवा दो जैसे यूपी में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 56 ये बोल रहा है कि भैया हमें क्या करना है, अरेस्ट पर्सन व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस अधिकारी, इंचार्ज पुलिस अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना है ना, अनावश्यक विलंब के, ठीक है। ये आपका क्या बात कर रहा है, आपका 56 बात करता है। और जमानत के संबंध में उपबंध के बारे में भी आपका 56 बात करता है। 57 हम पढ़ चुके 24 घंटे वाली बात। 58 में भैया रिपोर्ट है, ठीक है। 58 में क्या है, आपको रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करोगे, आपको डीएम को करोगे और किसको करोगे, एसडीएम को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर करता है। उसके बाद 59 नो से आप फिर याद रख लेना। 59 में बोला गया है कि पकड़े गए व्यक्ति को क्या करना है, छोड़ने के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें भाग नहीं रहा है, डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज 3 तरीके के कर देंगे इसमें, एक तो आप बेल लेके कर सकते हो, एक तो आप बॉन्ड भरवा के कर सकते हो, और एक तो आप डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट से भी करा सकते हो। या आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट बन रहा है तो बेल, बॉन्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, ये तीनों बात पे 59 में आपको देखने मिलेंगे। 60 में आपको क्या है, वो निकल भागे को फिर पीछा करना, फिर पकड़ना, भारत के किसी भी कोने पे आप कर सकते हो, ये वाली बात। 60A आपको बोल रहा है कि भैया सीआरपीसी का पूरा प्रोविजन लेंगे, कठोर दंड का, ये वाली आपको बोला है कि गिरफ्तारी कठोरता से इस संहिता के अनुसार की जाएगी, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा आपका प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। आइए बात कर लेते हैं हमारा जो चैप्टर चलने वाला है, चैप्टर आपका 6,
चैप्टर आपका 6 है, हाजिरी के लिए, एपियर होने के लिए। अब एपियर होने के लिए, विवश करने के लिए संविदा आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देखने मिल जाएगा, ठीक है, नहीं ठीक है, आपको अभी आगे जो बहुत सारी चीजें हैं वो मिल जाती हैं। चलो एपियर किस तरीके से होगा, एपियर होगा आपका एक तो समन, और एक तो आपका कैसा है, वारंट, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 70 से लेके आपका 81 तक दिया गया है, और ये आपका कहाँ से 61 से आपका 69 तक दिया गया है, 61 से 69 दिया गया है, और आपको कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, 70 से 81 का दिया गया है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। पहला तो चीज ये है 61 क्या बात कर रहा है, 61 ये बोल रहा है कि ये डुप्लीकेट होगा। पहली चीज क्या होगा, ये डुप्लीकेट होगा, मतलब 2 कॉपी में होगा, सील साइन होंगे, ठीक है। प्रिस्क्राइब जो प्रिस्क्राइब ऑफिसर होता है उसके क्या होंगे, उसके सील साइन होंगे। डुप्लीकेट होगा, प्रिस्क्राइब ऑफिसर के क्या होंगे, सील साइन होंगे। और इसके अलावा बात करता है आपका कि जो फॉर्म नंबर होगा वो फॉर्म नंबर क्या होगा, फॉर्म नंबर इसका होगा फॉर्म नंबर 1 होगा, ठीक है। और वारंट मामले में जो फॉर्म नंबर होंगे वो कितने होंगे, फॉर्म नंबर 2 होंगे, ठीक है। वारंट मामले का जो फॉर्म नंबर होता है वो कितना होता है, वो 2 होता है, फॉर्म नंबर 2 होता है, ठीक है। फॉर्म नंबर कितना है आपका 2 है, और इसका फॉर्म नंबर कितना है, इसका जो फॉर्म नंबर बनेगा वो इसका फॉर्म नंबर 1 बनेगा, ठीक है। 70 में अगर देखूं जाए, 70 में अगर देखा तो वारंट का फॉर्म कैसा होता है, ये सिंगल कॉपी होता है। कैसा होता है, ये सिंगल कॉपी में होता है। इस पे भी सील साइन होते हैं, प्रिस्क्राइबिंग ऑफिसर के, मजिस्ट्रेट के होते हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट डायरेक्ट करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 62 में बात करते हैं कि 62 किसके बारे में बात कर रहा है, सर्विस, कि भैया हाउ सर्व, कैसे सर्व किया जाएगा। तो 2 तरीके से होता है, एक तो टेंडरिंग और एक होता है निविदान और एक परिधान, है ना। क्या करते हैं, ओरिजिनल उसको देते हैं, उसके जो फोटोकॉपी होती है उसके पीछे वाले भाग को क्या करा लेते हैं अपन, सिग्नेचर करा के उसको ले आते हैं, ठीक है। ये वाली क्या होती है, उसके सर्विस होती है, ठीक है। इसी प्रकार 71 पे चले। 71 क्या बोलता है, इसको एक ही चीज से याद रख लेना आप लोग, वेलेबल ऑफेंस के नाम से जाना जाता है, वेलेबल ऑफेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें बेल मिलती है एंडोर्समेंट करा के, प्रतिपूर्ति सिक्योरिटी के माध्यम से, ठीक है। 63 क्या बोलता है, 63 आपका ये बोल रहा है कि आप जो सोसाइटी रहती है ना, कॉर्पोरेट बॉडी होती है, सोसाइटी होती है, उन पे समन की तामीली कैसे कराओगे, है ना। तो कॉर्पोरेट बॉडी पे और सोसाइटी पे समन की तामीली, कॉर्पोरेट बॉडी पे और सोसाइटी पे क्या कराओगे, आप समन कराओगे, ठीक है। क्या कराओगे, समन कराओगे। तो कैसे कराओगे आप समन, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि इनके जो स्थानीय प्रबंधक हैं उन पे करा दोगे, या जो उनका प्रधान है उस पे करा दोगे, ठीक है, या कोई अन्य ऑफिसर है उस पे क्या करा दोगे, समन जारी करा दोगे। तो ये इस तरीके से बोला है। और इसका जो कॉर्पोरेट एक्ट 1860 वाला, ये वाली भी आपको बात याद रखनी है। 72 में ये बोल रहा है कि भैया हूं में डायरेक्ट, आप समन किसको दोगे, है ना, किसको निर्दिष्ट करोगे। तो 2 पर्सन है आपका, एक तो पुलिस ऑफिसर है और एक आपका अदर पर्सन है, ये इनको क्या दोगे, आप वारंट दोगे, है ना। तो 72 में वारंट के एग्जीक्यूशन के बारे में पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन के बारे में बात करता है। आइए 64 को बोला जाता है एक्सटेंडेड समन के नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड समन, मतलब आपका विस्तृत तामीली के नाम से जाने जाना वाला है। इसमें ये बोला है अगर व्यक्ति घर पे नहीं मिलता जिसके खिलाफ समन है तो उसका कोई एडल्ट मेल पर्सन को दिया जाएगा। एडल्ट फीमेल क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। एडल्ट फीमेल एक्सेप्शन है। और माइनर को दिया जाएगा का नहीं, इसमें एडल्ट लिखा है तो मतलब आपको मेजर पर्सन को, वो भी किसी पुरुष को दिया जाएगा। लेकिन इसमें सर्वेंट को नहीं दिया जाएगा क्योंकि सर्वेंट आपका फैमिली मेंबर में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये 73 है। 73 जो आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 73 बोल रहा है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट किए जाएंगे। मतलब इसमें एनी पर्सन के बारे में बोल रहा है कि भैया जो आपका वारंट है वो किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा, एनी पर्सन। तो एनी पर्सन को सिर्फ 3 मामलों में दिया जा सकता है। और वो देने वाले पर्सन कौन है, वो देने वाले पर्सन आपके एक तो सीजेएम है और एक तो आपके कौन है, डीएम है। कौन है आपके, एक तो सीजेएम है और एक तो आपके जेएमएफसी है, जेएमएफसी और सीजेएम है। 73 में ये वाले देते हैं। किस मामले में देते हैं, अगर व्यक्ति एस्केप्ड हो रहा है, मतलब भाग रहा है। दूसरी चीज वो नॉन बेलेबल मैटर में देते हैं, है ना। और तीसरी चीज क्या है, प्रोक्लेमेशन वाले में, जो कि अभी मैंने बनाया था, ठीक है, ये वाली चीजें। आइए 65 क्या बोल रहा है, 65 अफेक्स के बारे में बोल रहा है कि अगर व्यक्ति घर पे मिल ही नहीं रहा है तो उसके घर पे क्या कर दो आप,
चस्पा कर दो, ठीक है, उसके घर पे चस्पा कर दो, गांव के किसी सार्वजनिक स्थान पे चस्पा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है उस व्यक्ति पे समन की तामीली हो चुकी है। 66 में क्या बोलता है, गवर्नमेंट सर्वेंट पे समन की तामीली। गवर्नमेंट सर्वेंट पे समन की तामीली कैसे होगी, जो सक्रिय सेवा में है, कंडीशन है ना, आपको सर्विस वहां पे कर रहे हो तभी आप पे ये मानी जाएगी। उसके किसी भी ऑफिसर पे कर दो, अन्य प्रधान पे कर दो, प्रबंधक पे कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट पे समन की तामीली हो गई। 67 आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में समन की तामीली कराना है। क्या कराना है, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में क्या कराना है, आपको समन की तामीली कराना है। और इसी के साथ वारंट मामले पे आ जाओ तो 79 78 से लेके 81 तक आपको पूरा दिख जाएगा। आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में वारंट की तामीली के बारे में बात करता है। अब ये 67 जो आपका 67 है, जो बात करता है, क्या बात करता है आपका 67 बोल रहा है कि आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में समन की अगर तामीली करानी है तो तामीली करने वाला व्यक्ति अगर बाहर गया, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को होगी। किसको होगी भैया, आपके मजिस्ट्रेट को होगी। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, बाय एफिडेविट से उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 68 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ तो मैंने बता दिया, बाय एफिडेविट प्लस सर्विस ऑफ समन, ये दोनों आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष लगाना है, क्योंकि आप अगर नहीं आ पा रहे हो, पुलिस अधिकारी जिससे आपने समन की तामीली कराई है। ठीक है, 69 में बोल रहा है कि अगर साक्षी पर समन की तामीली कराना है, किसी विटनेस पे समन की तामीली कराना है, तो आप कैसे करा सकते हो, बाय पोस्ट करा सकते हो और बाय टेलीग्राम से करा सकते हो। मतलब आपको 92 का यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है, सेक्शन 92 बाय पोस्ट और टेलीग्राम से आप क्या बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, मतलब मंगा सकते हो। ठीक है, ये वाली बात। और उसको भी प्रूफ कैसे करोगे, जो आपकी रिसिप्ट है उसके माध्यम से, और जो आपने पैसा लगाया है उसकी भी रिसिप्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा 74 क्या बोल रहा है कि भैया पुलिस ऑफिसर पे क्या होगी, समन की तामीली होगी, वारंट एग्जीक्यूशन कराएगा कौन, पुलिस ऑफिसर। किसी अन्य पुलिस ऑफिसर, सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को भी क्या करा सकता है, वारंट एग्जीक्यूशन करने के लिए डायरेक्ट दे सकता है। 75 पढ़ ही चुके हैं, सब्सटेंस के बारे में बताता है। 76 भी पढ़ चुके हैं, 77 भी पढ़ चुके हैं, 78 और आपका 81 करते हैं कवर। ठीक है, कैसे कवर करेंगे, इसको बोला जाता है 78 और 81 को साथ में पढ़ा जाता है ना, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड वारंट, फॉरवर्ड वारंट के नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड वारंट के नाम से। ठीक है, फॉरवर्ड वारंट मतलब समझिए, इसके जैसे इंदौर है, इंदौर से सीधा हमें क्या करना है, उज्जैन भेजना है, क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ भाग गया है भैया, उज्जैन में उसकी स्थिति समझ में आ रही है। तो यहाँ का क्या होता है, जब 78 जब आप पढ़ने जाओगे तो यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एसपी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है, ये क्या करेंगे, बाय पोस्ट किसको भेजेंगे, यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, यहाँ के एसपी को, यहाँ का कमिश्नर और पुलिस को। ये क्या करेंगे, इंडोर्स करके यहाँ के जो लोकल पुलिस है उसके माध्यम से क्या कराएंगे, उस व्यक्ति को वारंट का एग्जीक्यूशन, उस व्यक्ति को अरेस्ट कराएंगे, वारंट का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इसके बाद 78 के 2 में बोला गया है भैया कि जो वारंट आप भेजते हो ना बाय पोस्ट या अदर माध्यम से, तो आप क्या करिएगा, उसके साथ जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जिससे आपने सर्च करी है, एविडेंस है, वो आप क्या करना, इसके साथ लगा देना है ना, प्लस डॉक्यूमेंट लगाना है आपको, है ना, ये वाली चीज। आइए 81 समझते हैं। 81 में आपका 71 का बहुत बड़ा रोल है ना, बेलेबल के बारे में बताया कि भैया आपका बेलेबल ऑफेंस के बारे में आपको बेल मिल जाएगी इसमें। 81 में 2 तरीके के बताए हैं, एक तो आपका बेल बताया है कि बेल कौन दे सकता है, और एक तो आपका नॉन बेलेबल बताया गया है। अजमानती और जमानती अपराध के बारे में प्रोविजन है उसमें। ठीक है, आपके 81 में मतलब जमानती अपराध में कौन करेगा, आपको बेल कौन दे सकता है, मतलब बेल 71 का आदेश कौन निकाल सकता है, आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी और सीपी। और इसमें कौन निकाल सकता है, आपका नॉन बेलेबल में सीजीएम। कौन कर सकता है, सीजीएम बना सकता है। लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट मंगाने की पावर बताई गई है, वो डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, 78 के 2 में आपका सेशन, है ना, आपका सेशन बनाएगा। तो ये वाली चीज आप याद रख लेना। ठीक है, बस इतने, इसमें इतना ही जानने के लिए। ठीक है, 81 में उस मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया जहां उसके समक्ष गिरफ्तार करा गया व्यक्ति लाया जाता है, इसके बारे में बात करता है कि भैया अरेस्ट करके कहाँ ले आए अपन, यहाँ लिया, यहाँ से अरेस्ट करके यहाँ उसको वापस लेके आ गए हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ये आपका क्या है, 81 है। अब आपका 79 क्या बोल रहा है, 79 में पुलिस ऑफिसर खुद ही जा रहा है। क्या जा रहा है, पुलिस ऑफिसर। इसमें बाय पोस्ट से भेज रहे थे, अब पुलिस ऑफिसर वारंट का एग्जीक्यूशन कराने के लिए खुद जाता है। जैसे कि यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, है ना, यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर एसपी है, यहाँ का जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कहाँ का, इंदौर का है, ये यहाँ के पुलिस ऑफिसर को, लोकल पुलिस को कहाँ भेजेगी, सीधा उज्जैन भेज देगी।
है ना, तो तब यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एएसपी और सीपी यहाँ पे क्या करेंगे, इंडोर्स करेंगे, और ये इंडोर्स करने के बाद इनके एक पुलिस ऑफिसर और ये पुलिस ऑफिसर दोनों क्या करेंगे, अरेस्ट करके उस व्यक्ति को उसको सुपुर्द कर देंगे। लेकिन अगर ये लोग नहीं मिल रहे हैं और डिले हो रहा है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या करेगा, वो खुद से अरेस्ट करेगा विदाउट परमिशन, और रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद 80 को बोला जाता है आपके सेक्शन 80 को बोला जाता है ट्रांजिट रिमांड, मतलब प्रोसीजर टू अरेस्ट पर्सन अगेंस्ट हुम द वारंट इशूड के बारे में बात करता है आपका, है ना, तो इसे ट्रांजिट रिमांड बोला जाता है। बस इतना याद रख लेना आप 80 में। चलिए आगे, इसके बारे में अन्य आदेशिकाओं के बारे में क्या करता है आपका, अदर प्रोसेस जो है अन्य आदेशिका, उसके बारे में जो बात करता है वो आपका 87 है, आपका 88 है, आपका 89 है, आपका 90 है ना, तीनों के बारे में वो क्या करता है, आपसे बात करता है। 87 क्या बात कर रहा है, 87 बात कर रहा है कि भैया समन के साथ साथ आप क्या भेज सकते हो, वारंट भेज सकते हो, या समन के स्थान पे भी आप क्या भेज सकते हो, वारंट भेज सकते हो। और 88 बोल रहा है कि हम आपसे क्या भराएंगे, बॉन्ड भरा के आपको छोड़ देंगे। लेकिन 89 बोल रहा है कि भैया आपने क्या किया, बॉन्ड का ब्रीच किया, तो हम आपको फिर से क्या कर लेंगे, री अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और 90 क्या बोल रहा है, 90 तो सीधा सीधा आपको बोल रहा है, इस अध्याय के अधीन उपबंधों के साधारणतः समन और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना आप समझते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 में कहां से कहां तक पढ़ना है, 91 से लेके आपका पूरा पूरा चलेगा 105 तक, है ना। चैप्टर 7 को अगर मैं बोलूं कि चैप्टर 7 जो आपका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसर के बारे में बात करता है कि आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराना है, जो कि 2 सेक्शन है इसके। कौन से सेक्शन है, 91 और 92, जो कि डॉक्यूमेंट और आपकी थिंग्स के प्रोड्यूस के बारे में बात करता है कि डॉक्यूमेंट और आपका क्या करना है, थिंग्स को क्या करना है, प्रोड्यूस कराने के बारे में क्या करता है, वो बात करता है, ठीक है। तो ये कौन प्रोड्यूस कराएगा, ये कौन प्रोड्यूस कराएगा, तो ये आपको अगर एविडेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो 162 में अभी आपको पावर पता है, और 167 में आपके मजिस्ट्रेट की पावर भी आपको पता है। लेकिन इसमें जो वो चीजें बोली गई है 91 में देखिए, 91 में क्या लिखा है कि भैया हम आपसे डॉक्यूमेंट और थिंग्स प्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। पहले मैं एक्सेप्शन के बारे में बात कर लूंगा कि आप 123 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, उसको नहीं मंगाओगे, 124 को नहीं मंगाओगे। उसके बाद ये जो सेक्शन है नॉट एप्लीकेबल टू एक्यूज्ड, नॉट एप्लीकेबल टू एक्यूज्ड, है ना, ये वाली चीज आपको याद रखना है। और इसमें अदालत लाल वर्सेस रूपलाल का केस भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। एप्लीकेबल एक्यूज पे नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 20 का 3 जो कि आत्मविसंशय का सिद्धांत है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब उस स्वयं के विरुद्ध क्या नहीं दे सकता, वो एविडेंस नहीं दे सकता। ये वाली बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, इतना ही पूछा जाता है। इसमें अथॉरिटी के लिए याद रख लेना कि इसमें या तो कोर्ट है आपका और आपका अदर ऑफिसर है, ठीक है, या पुलिस ऑफिसर, है ना, तो मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर। आइए 92 पे बात करते हैं। 92 बाय टेलीग्राम बोल रहा है कि टेलीग्राम के माध्यम से भिजवा दो भैया, या तो हमें टेलीपोस्ट या तो बाय पोस्ट के माध्यम से भिजवा दो। देखो इसमें जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-4 का बंच बना के आप याद कर लेना। पहले में तो हाई कोर्ट है, सेशन है, और आपका सेशन है, जेएमएफसी भी है, और आपका कौन है, आपका हाई कोर्ट, सेशन, जेएमएफसी, और आपका एक और बनेगा इसमें अथॉरिटी आपका डीएम, सीजेएम और डीएम, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी अथॉरिटी है, हाई कोर्ट, सेशन, सीजेएम और डीएम। ये क्या करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, ये क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। और ये ऑर्डर किसको देंगे, ये आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देंगे, एसपी को देंगे, और आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस को देंगे। ये क्या करेंगे, ये भैया आपके क्या करेंगे, फिर आपकी सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद जो डॉक्यूमेंट और ये सब चीजें हैं ये आपके पास रिटेन रखेंगे, और ये जब इनका ऑर्डर मिलेगा तो इनको क्या कर देंगे, कोर्ट में पेश कर देंगे। ये वाली बात पूरी आपकी बोली गई है इस वाली चीज में, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है आपका जो आपका सर्च वारंट है ना। सर्च वारंट पूछा जाता है प्री में कहां से कहां तक है, तो 6 सर्कमस्टेंसेस हैं। कितने सर्कमस्टेंसेस हैं, 6 सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है। वहां पे आपको सर्च देखने मिलती है। सर्च कितने तरीके से होती है, सर्च 3 तरीके से होती है। देखा जाता है, एक तो आपको पर्सन का नॉलेज है लेकिन आपको थिंग्स का नॉलेज नहीं है, दूसरा आपको थिंग्स का नॉलेज है लेकिन पर्सन का नॉलेज नहीं है, और तीसरा आपका ये है ब्लाइंड सर्च, ना तो आपको पर्सन का पता है ना तो आपकी थिंग्स का पता है ना। तो यही वाली सर्च के बारे में आपका ये
93 बात करता है। क्या बात कर रहा है? 93 की अकेली अथॉरिटी याद रख लो कि डीएम और सीजेएम ये अथॉरिटी आपकी होती है। और 94 में और 97 में 98 में एक ही अथॉरिटी है आपका। कौन कौन अथॉरिटी है? डीएम, सीजेएम और जेएमएफसी, तीनों में एक ही अथॉरिटी है। ये किसके बारे में बोलता है? मिनी रेट ऑफ हेवियस कॉर्पस, मतलब ये आपका हेवियस कॉर्पस मिनी रेट की है। और ये बोल रहा है भैया किसी भी स्त्री का या 18 साल से कम आयु की लड़की का अगर कोई अपहरण कर लेता है तो उसको रिलीज कराने के बारे में ये ऑर्डर देते हैं, ठीक है। और इसकी सर्च कराने के बारे में ये ऑर्डर देते हैं उसके बारे में। और जो आपका 94 है, 94 स्टोलन प्रॉपर्टी अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो उसको छुड़ाने के लिए, उसकी सर्च कराने के लिए ऑर्डर कौन देते हैं? ये देते हैं 94 वाले में, ये बात करता है। अब आपका बचा सिर्फ 95 और 96। 95 तीन चीजों के बारे में बात करता है, एक तो आपकी बुक, एक तो आपके डॉक्यूमेंट और एक तो आपका न्यूज़पेपर। और पावर किसको होती है? फोरफीचर की हाई कोर्ट को पावर होती है। ये समर्पित कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ये आईपीसी के 294 का क्या करते हैं, 295 ए का क्या करते हैं, ये ऑफेंस करते हैं, इसलिए इनको क्या कर लिया जाता है? फोरफीचर कर लिया जाता है। अब इसके फोरफीचर के लिए कोई एप्लीकेशन लगती है जी, एप्लीकेशन लगाते हैं हम। कहाँ लगाते हैं? फोरफीचर को छुड़ाने के लिए, रिलीज कराने के लिए 96 में। अच्छा, 96 में अगर एप्लीकेशन कितने महीने के भीतर लगानी है तो वो टाइम है आपका 2 मंथ के भीतर आपको क्या लगानी पड़ेगी? एप्लीकेशन। इसमें कोई अपील होती है अगर एप्लीकेशन खारिज हो गई तो? नहीं, नो अपील। इसमें बोला है नो अपील। क्या होता है फिर? रिवीजन होता है। और वो कौन करेगा? आपका हाई कोर्ट ही करेगा, है ना। पूरी की पूरी पावर आपको बताई। नेक्स्ट आप आ गए हैं अब कहाँ? 99 में जो तलाशी वारंट से संबंधित उपबंध है, तो देखो हमने पहले पढ़ा है 38 भी पढ़ा है, 72, 73 भी पढ़ चुके हैं, 74 भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद 93 से लेकर 98 तक के पूरे प्रोविजन जो जितने भी हैं, 76 भी इसमें आ जाएगा। ये आपके 99 में तलाशी वारंट से संबंधित है, मतलब इसमें सर्च का बताया गया है कि कहीं ना कहीं सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद 100 क्या बोलता है? 100 को मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया बंद कमरे में तलाशी किस तरीके से ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, उसके बारे में बात करता है। एक पे एक मतलब सीधी सीधी बात। आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन सर्च के बारे में क्या करता है? ये बात करता है। बस इतना ही याद रखना है आपको। 102 स्टोलन प्रॉपर्टी की सर्च के बारे में बात करता है आपको, मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी के अगर रिलीज, स्टोलन प्रॉपर्टी को, संपत्ति को अभिधरित करने, सीज करने में पुलिस अधिकारी की पावर है। मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी की सीज करने में पुलिस अधिकारी की क्या बताई गई है? पावर बताई गई है ना। यहाँ पे पावर बताई गई है। और इसी में वही पावर है कि अगर स्टोलन प्रॉपर्टी 500 रुपए वाली चीज है, कितनी रुपए वाली, तो एसपी को सीधा क्या करना है? आपको रिपोर्ट करना है। और 103 में तो मजिस्ट्रेट भैया अपनी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? अपनी प्रेजेंस में तलाशी का डायरेक्शन दे सकता है कि मजिस्ट्रेट खुद खड़े हो जाएंगे और क्या बोलेंगे? चलो अब तलाशी करो। 104 में इम्पाउंड सर्च के बारे में बात करता है, ठीक है। किसके बारे में बात करता है? आपका इम्पाउंड डॉक्यूमेंट, इम्पाउंड डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में बात करता है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो 102 है, 102 विद वारंट है, स्टोलन प्रॉपर्टी को सीज करता है पुलिस वारंट, या विदाउट वारंट है? तो आप लोग देखना है यहाँ पे विदाउट वारंट है। कैसा है? विदाउट वारंट वाला मामला है, ठीक है। और 105 आपका क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है ना। कल नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, है ना। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।